हेलो फ्रेंड्स, मैं कल्पना स्वागत करती हूँ आप सभी का नेरी स्टडी में। गाइज, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ तुरंत इसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि पिछले 6 महीने का करंट अफेयर वो रिवीजन करना चाहते थे, परंतु 6 महीने का करंट अफेयर रिवीजन करना आसान नहीं होता है। इसीलिए मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ चुनिंदा प्रश्न, वो भी जनवरी से रिलेटेड। ऐसे ही मैं जो भी पिछले 6 माह निकले हैं उनसे संबंधित प्रश्न लेकर के आऊँगी, ताकि आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो सके और आपका रिवीजन हो सके। तो आज जो वीडियो है वो रिलेटेड है जनवरी के करंट अफेयर से। हम आज जनवरी का जो भी करंट अफेयर है वो इस वीडियो के माध्यम से रिवीजन करेंगे, और ये कुल 100 प्रश्न हैं जिन्हें आपको कवर करना है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को देखने से पहले लाइक कर दें और शेयर कर दें। पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी इंडेक्स 2019 में टॉप पर कौन सा राज्य रहा। तो आपसे पूछा जा रहा है, जो सतत विकास लक्ष्यों की एक इंडेक्स जारी की गई है भारत में नीति आयोग के द्वारा, तो उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि टॉप पर कौन सा राज्य रहा है। तो यदि हम टॉप पर बात करें तो केरल वो राज्य है जो टॉप पर रहा है। इस एसडीजी इंडेक्स में केरल टॉप पर रहा है, तो ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रश्न संख्या 2, और प्रश्न संख्या 2 कहता है कि एफएसआई द्वारा जारी 16वां ISFR 2019 के अनुसार कुल वन और वृक्ष कवर कितना है। तो ये एक ISFR, ये फॉरेस्ट रिजर्व की एक रिपोर्ट आती है। इसमें आप पता किया जाता है कि पिछले जो सालों में, पिछले वर्षों में कितना फॉरेस्ट कवर बढ़ा है भारत में, तो उसी से संबंधित ये रिपोर्ट है और ये 16वीं रिपोर्ट है। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कुल वन और वृक्ष कवर कितना है, तो दोनों को मिलाकर आपसे पूछा गया है। तो जो इसका सही उत्तर है वो है 24.5%। तो कुल वन और वृक्ष कवर अब भारत में हो गया है 24.5%। तो 2 प्रश्न आपके यहाँ से क्लियर हुए कि ये 16वीं ISFR की थी, और दूसरा कि 24.56% कुल वन और वृक्ष कवर रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रश्न संख्या 3, और प्रश्न संख्या 3 कहता है कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण आपसे पूछा जा रहा है, जो कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा है, इनका अनावरण कहाँ किया गया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूसरी सबसे बड़ी जो विश्व की प्रतिमा है, इसका अनावरण अहमदाबाद, गुजरात में किया गया है। गुजरात के अहमदाबाद में इसका अनावरण किया गया है। और गुजरात के अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो विजय रूपाणी जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जिनके द्वारा श्री विजय रामणिक लाल रूपाणी, ये इनका पूरा नाम है, और इन्हीं के द्वारा इस प्रतिमा का अनावरण अहमदाबाद में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाई हरोबा त्योहार कहाँ मनाया जाता है। लाई हरोबा त्योहार कहाँ मनाया गया। तो जनवरी में ये त्यौहार मनाया गया है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है जनवरी माह से। और ये त्यौहार त्रिपुरा में जनवरी के माह में मनाया गया है। पूर्वोत्तर भारत के जितने भी राज्य हैं उनमें जो भी त्यौहार मनाए जाते हैं वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम्स में बार बार वो पूछे जाते हैं। तो जो भी त्यौहार है वहाँ से संबंधित आप उन्हें ज़रूर याद कर लें। तो लाई हरोबा त्यौहार जनवरी के माह में कहाँ मनाया गया है, त्रिपुरा में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 5, और इसके अनुसार कहा गया है कि विश्व का पहला देश है ये जिसने मूंगा चट्टानों को बचाने के लिए सनस्क्रीन को प्रतिबंधित कर दिया है। तो ये प्रश्न ये कह रहा है कि सनस्क्रीन को प्रतिबंधित करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है, और प्रतिबंधित क्यों किया गया है, क्योंकि वो मूंगा चट्टानों को, जो कोरल रीफ होती हैं, उनको बचाना चाहते हैं। तो ये जो देश बन गया है वो है पलाऊ वो देश बन गया है जिसने सनस्क्रीन को प्रतिबंधित कर दिया है, क्योंकि सनस्क्रीन में इस तरीके के केमिकल होते हैं जो कोरल रीफ होते हैं उनके कलर को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं, और उनका कलर दिन प्रतिदिन उड़ता जा रहा है, मतलब नष्ट होती जा रही है, उनकी जो प्राकृतिक तत्व हैं वो खत्म होते जा रहे हैं। इसीलिए मूंगा चट्टानों को बचाने के लिए ऐसा कदम पलाऊ के द्वारा सबसे पहले उठाया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कहता है कि 8 बिलियन डॉलर का FDI निवेश पिछली छमाही के दौरान भारत में
किस देश के द्वारा हुआ है? तो ये पूछा जा रहा है कि कौन सा वो देश है जिसने $8 बिलियन का FDI निवेश भारत में पिछले 6 माह में किया है। तो जनवरी से पिछले जो 6 माह हैं उनकी बात हो रही है। तो ये ऐसा करने वाला सिंगापुर देश है। सिंगापुर ने $8 बिलियन का FDI निवेश भारत में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न संख्या 7, जो कि कहता है अर्थशॉट प्राइज पृथ्वी की सबसे बड़ी पर्यावरण की समस्याओं को हल करने के लिए इस पुरस्कार का अनावरण किसने किया? अर्थशॉट प्राइज का अनावरण आपसे पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा किया गया है। तो ये अर्थशॉट प्राइज का जो अनावरण है ये प्रिंस विलियम के द्वारा किया गया है। प्रिंस विलियम ने ये प्रारंभ किया है क्योंकि ये इन्होंने एक ऐसा बताया है कि सभी लोग अपनी राय दे सकें कि किस तरीके से हम पर्यावरण को बचा सकते हैं तो उसके लिए इन्होंने एक पुरस्कार आयोजित किया है कि जिसका भी विचार इन्हें सबसे अच्छा लगेगा उसको ये अर्थशॉट प्राइज दिया जाएगा। और इस प्राइज में कह रहे हैं कि हर वर्ष 5 लोगों को ये प्राइज दिया जाएगा। हर वर्ष 5 लोगों के विचारों को चुना जाएगा जो पर्यावरण से संबंधित अपने विचार देंगे कि किस तरीके से हम पर्यावरण को बचा सकते हैं, और उसके बाद उन्हें ये अर्थशॉट प्राइज प्रिंस विलियम के द्वारा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 8, जो कि कहता है कि वर्ष 2019 के लिए दुबई ग्लोब सॉकर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब किसने जीता है? तो दुबई ग्लोब सॉकर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड किसने जीता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जीतने वाले जो खिलाड़ी हैं, अगर फुटबॉल की बात आती है तो ये अवार्ड फुटबॉल से संबंधित है, और फुटबॉल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम बिल्कुल सबसे ऊपर आता है, सर्वोपरि है। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ही दुबई ग्लोब सॉकर अवार्ड्स जीता है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का ये अवार्ड है, और लगातार चौथी बार ये प्राइज़ जो है इन्होंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने लगातार चौथी बार जीता है, और कुल मिलाकर 6 बार ये प्राइज़ ये जीत चुके हैं। अगर महिला वर्ग में हम देखें तो लूसी ब्रॉन्ज ने ये प्राइज़ जीता है। लूसी ब्रॉन्ज ने ये प्राइज़ जीता है महिला वर्ग में, और पुरुष वर्ग में किसने जीता है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ये प्राइज़ जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कहता है कि यूके की 11वीं और पहली महिला चांसलर कौन बनी है? यूके की 11वीं, यूनाइटेड किंगडम की यहाँ पर बात हो रही है, तो यूनाइटेड किंगडम की 11वीं और पहली महिला चांसलर कौन बनी है? तो ये बनी है हिलेरी क्लिंटन। हिलेरी क्लिंटन वो व्यक्ति हैं जो यूके की 11वीं और पहली महिला चांसलर बनी हैं। और यूके में अगर हम बात करें तो यूके में कौन कौन से देश आते हैं? स्कॉटलैंड, उत्तरी आयरलैंड, वेल्स और इंग्लैंड, ये देश आते हैं। वेल्स और इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, उत्तरी आयरलैंड, वेल्स और इंग्लैंड, ये देश यूके में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रश्न संख्या 10, जो कि कहता है कि इसरो द्वारा अपना दूसरा लॉन्च पोर्ट कहाँ बना रही है? इसरो अपना दूसरा लॉन्च पोर्ट कहाँ बना रही है? क्योंकि इसरो के पास अपना एक लॉन्च पोर्ट है जहाँ से आप देखते हैं कि सारे जितने भी व्हीकल्स होते हैं वो वहीं से लॉन्च किए जाते हैं, जितने भी सैटेलाइट होते हैं। तो ये पूछ रही है कि दूसरा पोर्ट अब ये कहाँ पर बना रही है? तो जो दूसरा पोर्ट बना रहा है इसरो, वो थूथुकुडी तमिलनाडु में बनाया जा रहा है। थूथुकुडी तमिलनाडु में ये बनाया जा रहा है। और अगर पहले की बात करें तो पहला है सतीश धवन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। श्रीहरिकोटा से आपने कई बार सुना होगा कि किसी भी तरीके का कोई सैटेलाइट लॉन्च होता है तो कहाँ से लॉन्च हुआ? श्रीहरिकोटा से। श्रीहरिकोटा से तो ये इनका पहला लॉन्च पैड है जहाँ से ये अपने सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं। लेकिन अभी ये दूसरा बना रहे हैं, थूथुकुडी तमिलनाडु में बना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कहता है कि खेलो इंडिया गेम्स में किन 2 नए खेलों को इस बार शामिल किया गया है? तो खेलो इंडिया जो गेम्स होते हैं उसमें इस बार 2 नए खेलों को शामिल किया गया है, और ये 2 नए खेल हैं साइकिलिंग व लॉन बॉल्स गेम्स। ये 2 खेल इस बार शामिल किए गए हैं खेलो इंडिया गेम्स में, साइकिलिंग व लॉन बॉल्स गेम, ये इस बार इन्हें शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 12, जो कि कहता है भारी उद्योग विभाग ने देश भर में कितने ईवी चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी दी है? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय उद्योग विभाग ने देश भर में कितने ईवी चार्जिंग, ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी दी है? तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकलों की जो संख्या है, ये चार्जिंग स्टेशनों की संख्या है 2636। ऐसे आसानी से याद कर सकते हैं, 2636। ऐसे याद करने से अच्छा है आप याद करिए 2636, बहुत इजीली 26 और 36।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 13 कहता है कि पटोला साड़ी का उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पहला सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ खोला गया है। पटोला साड़ी, तो पहली बात आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ से संबंधित है, फिर इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। तो पटोला साड़ी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पहला सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ खोला गया है, तो ये खोला गया है गुजरात में। गुजरात में पहला सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट खोला गया है पटोला साड़ियों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। तो गुजरात इसका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 14 जो कि कहता है कि भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ खोला गया है। भारत का पहला भी है और भारत का एकमात्र भी है, क्योंकि भारत में ये पहली बार खुला है और एकमात्र अभी तक है। तो भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ खोला गया है, ये खोला गया है बिहार। और बिहार में भी ये खोला गया है भागलपुर में। तो भागलपुर बिहार इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ पर है, बिहार में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 15 कहता है कि एक्सिम बैंक ने सोलर पार्क के लिए किस देश को $75 मिलियन का क्रेडिट लोन दिया है। तो सोलर पार्क स्थापित करने के लिए एक्सिम बैंक ने लोन दिया है कितने मिलियन डॉलर का, तो $75 मिलियन का ये क्रेडिट लोन दिया है। तो किस देश को दिया है, ये दिया है क्यूबा को सोलर पार्क लगाने के लिए एक्सिम बैंक ने कितना लोन दिया है, तो $75 मिलियन का ये लोन दिया गया है क्यूबा को। और क्यूबा की राजधानी की बात करें तो इसकी कैपिटल है हवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न संख्या 16 कहता है कि किस भारतीय गायिका ने ग्लोबल चाइल्ड कौतुकी पुरस्कार 2020 जीता है। तो वो कौन सी भारतीय गायिका हैं जिन्होंने ग्लोबल चाइल्ड कौतुकी पुरस्कार 2020 जीता है। तो ये पुरस्कार जीता है भारतीय गायिका सुचेता सतीश ने। सुचेता सतीश इनका नाम है और इनकी जो खासियत है वो ये है कि मात्र ये 14 वर्ष की हैं। अभी मात्र ये 14 वर्ष की हैं और 120 भाषाओं में ये गाना गा सकती हैं। ये इनकी खासियत है, इसी वजह से इन्हें ये ग्लोबल चाइल्ड कौतुकी पुरस्कार दिया गया है। ये 120 भाषाओं में गाना गाना जानती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 17 कहता है कि 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 4 जनवरी को आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी को हम मनाते हैं ब्रेल दिवस। जो लिपि होती है, जो दिव्यांग होते हैं, जिन्हें दिखाई नहीं देता है, जो नेत्रों से देख नहीं सकते हैं, उनके लिए एक ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। तो ये ब्रेल लिपि लुई ब्रेल के द्वारा ब्रेल लिपि की खोज की गई थी, जो कि स्वयं उन्हें भी दिखाई नहीं देता था, वो भी बचपन से उन्हें नहीं दिखाई देता था और उन्होंने ही लुई ब्रेल ने ही ब्रेल लिपि की खोज की। तो उन्हीं के जन्म दिवस को हम ब्रेल दिवस के रूप में मनाते हैं। इसमें कुल 6 डॉट्स होते हैं जिस पर यह लिपि आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्न संख्या 18 जो कि कहता है YSR आरोग्यश्री योजना का उद्घाटन किसने किया। तो ये जनवरी में लॉन्च की गई थी योजना। ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जनवरी से संबंधित है। तो YSR आरोग्यश्री योजना का उद्घाटन किसने किया था। तो जहाँ पर भी YSR आता है तो आप इजीली लगा सकते हैं, क्योंकि YSR कहाँ की पार्टी है, आंध्र प्रदेश की पार्टी है। तो जगन मोहन रेड्डी जी के द्वारा ये किया गया था। जगन मोहन रेड्डी की पार्टी का नाम YSR कांग्रेस है और इनकी अगर हम बात करें तो ये वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। YSR जगन मोहन रेड्डी, इस तरह से इनका नाम भी लिया जाता है। तो YSR आरोग्यश्री योजना कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की है और लॉन्च की गई थी जगन मोहन रेड्डी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 कहता है हेस्टिंग्स अंतर्राष्ट्रीय शतरंज कांग्रेस का खिताब इंग्लैंड में किसने जीता। इसका आयोजन जनवरी में किया गया था। तो हेस्टिंग्स अंतर्राष्ट्रीय शतरंज कांग्रेस का खिताब इंग्लैंड में किसने जीता। तो ये जीता है पी मंगेश चंद्रन ने ये अवार्ड जीता है। और कहाँ पर जीता है, इंग्लैंड में हेस्टिंग्स अंतर्राष्ट्रीय शतरंज कांग्रेस हुई थी। अगर हम कोन्नेरू हम्पी की बात करें तो कोन्नेरू हम्पी भारतीय हैं और ये पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता है। पहली भारतीय महिला जिन्होंने ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता है, जिनका नाम है कोन्नेरू हम्पी।
इसके अलावा अगर हम बात करें पी मंगेश चंद्रन की, तो ये भारतीय खिलाड़ी हैं जो कि तमिलनाडु से संबंधित है और इसके अलावा ये भारत के 12वें ग्रैंड मास्टर भी हैं। भारत के 12वें नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन है? पी मंगेश चंद्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 20, जो कि कहता है आयुष्मान भारत योजना के तहत धोखाधड़ी के लिए कितने अस्पतालों को अपात्र घोषित किया गया? क्योंकि जो ये आयुष्मान भारत योजना थी, जब ये लॉन्च की गई तो इसके तहत कई सारे अस्पताल मतलब धोखाधड़ी कर रहे थे लोगों के साथ, गलत तरह से जो योजना थी उसको मतलब उसकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस थी वो सही ढंग से सामने नहीं रख रहे थे और उसके तहत लोगों के साथ धोखाधड़ी की जा रही थी। तो ऐसे अस्पतालों को पकड़ा गया और फिर इनको अपात्र घोषित कर दिया गया कि मतलब अब ये आयुष्मान योजना के अंतर्गत नहीं आते। तो ऐसे कितने अस्पताल थे? तो ऐसे अस्पतालों की संख्या थी 171, 171 ऐसे अस्पताल जिनको अपात्र घोषित किया गया, ये इनकी संख्या थी। आयुष्मान भारत योजना के तहत इन्हें अपात्र घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रश्न संख्या 21, और प्रश्न संख्या 21 कहता है कि भारत सरकार द्वारा कृषि निर्यात की नीति के तहत कितने राज्यों का चयन किया गया? भारत सरकार द्वारा कृषि निर्यात की नीति के तहत कितने राज्यों का चयन किया गया? तो ये राज्य है कुल 8 राज्य, कुल 8 राज्यों का कृषि निर्यात नीति के तहत चयन किया गया। अब इन 8 राज्यों का नाम भी हम देख लेते हैं। तो ये 8 राज्य हैं मध्य प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम, नागालैंड, पंजाब। मध्य प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम, नागालैंड और पंजाब, ये कुल वो 8 राज्य हैं जहां पर कृषि निर्यात की नीति के तहत राज्यों का चयन किया गया है भारत सरकार के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22, प्रश्न संख्या 22 कहता है कि उत्तर भारत का पहला दृष्टिहीन लोगों के लिए नेविगेशन सुविधाओं का उद्घाटन करने वाला पहला राज्य कौन बना है? उत्तर भारत का पहला दृष्टिहीन लोगों के लिए नेविगेशन सुविधाओं का उद्घाटन करने वाला राज्य कौन बना है? तो ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका जो सही उत्तर है वो है चंडीगढ़। चंडीगढ़ इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चंडीगढ़ ने ऐसा किया है, नेविगेशन सुविधाओं को अपने यहाँ लॉन्च किया है जिसके तहत दृष्टिहीनों को लाभ होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23, प्रश्न संख्या 23 कहता है कि कौन सा राज्य नागरिकता के लिए नागरिकों को शॉर्ट लिस्ट करने वाला पहला राज्य बना है? यहाँ पर पहला होगा तो पहला राज्य कौन सा बन गया है जिसने नागरिकता के लिए नागरिकों को शॉर्ट लिस्ट करना शुरू कर दिया है? तो ऐसा करने वाला जो पहला राज्य बना है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और वर्तमान में यहाँ की जो राज्यपाल है वो है आनंदीबेन पटेल जी। तो उत्तर प्रदेश वो राज्य है जिसने नागरिकता के लिए नागरिकों को शॉर्ट लिस्ट करना शुरू कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 24, प्रश्न संख्या 24 कहता है कि आरोग्य संजीवनी नाम से स्वास्थ्य बीमा कवर शुरू करने वाली कंपनी का नाम क्या है? आरोग्य संजीवनी नाम से स्वास्थ्य बीमा कवर शुरू करने वाली कंपनी का नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो आरोग्य संजीवनी ये स्वास्थ्य बीमा कवर शुरू किया गया था IRDAI के द्वारा। इल्डा इसको बोला जाता है। तो IRDAI के द्वारा ये स्वास्थ्य बीमा कवर शुरू किया गया था जिसका नाम है आरोग्य संजीवनी। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रश्न संख्या 25, प्रश्न संख्या 25 कहता है कि गिनी बिसाऊ का राष्ट्रपति कौन चुना गया है? गिनी बिसाऊ देश है, ये गिनी बिसाऊ जिसके राष्ट्रपति आपसे पूछे जा रहे हैं कि कौन सा व्यक्ति इस देश का राष्ट्रपति चुना गया है। तो जनवरी में यहाँ पर चुनाव हुए थे जिसके बाद इन्हें यहाँ का राष्ट्रपति चुना गया था। इनका नाम है उमारो मोख्तार सिसोको इम्बालो। ये इनका थोड़ा लंबा सा नाम है, इन्हें आपको याद रखना है कि उमारो मोख्तार सिसोको इम्बालो ये इनका पूरा नाम है और ये बने हैं गिनी बिसाऊ के राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26 कहता है कि इसरो ने ऑप्टिकल टेलीस्कोप स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? इसरो जो कि भारत की कंपनी है, इसने ऑप्टिकल टेलीस्कोप स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसरो ने समझौता किया है ऑप्टिकल टेलीस्कोप के लिए IAA के साथ में, जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के साथ में ये ऑप्टिकल टेलीस्कोप को लेकर के इसरो ने समझौता किया है। मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ आपको इसलिए नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि फिर आप जो मेन क्वेश्चन है उससे भटक जाएंगे और भूल जाएंगे चीज़ों को। इसीलिए आप अभी रिवीजन कर रहे हैं, आप सिर्फ क्वेश्चंस पे कॉन्सेंट्रेट करें, इसीलिए मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड नहीं की हैं।
तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 कहता है कि 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया। इस तरीके के प्रश्न एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं और ये आपके लिए एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये इस बार किया गया है बेंगलुरु कर्नाटक में। बेंगलुरु कर्नाटक में इस बार 107वीं विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया गया था। 107वीं विज्ञान कांग्रेस बेंगलुरु कर्नाटक में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28 कहता है कि 130वां अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का शुभारंभ कहाँ हुआ। 130वां अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का शुभारंभ कहाँ हुआ, तो ये शुभारंभ जो हुआ है वो अहमदाबाद गुजरात में हुआ है। गुजरात थोड़ा जनवरी में ज़्यादा ही देखा जाए तो एक तरह से देखा जाए बार बार हमारे सामने गुजरात का नाम आएगा, क्योंकि गुजरात में बहुत कुछ हुआ है जनवरी माह में। तो अहमदाबाद गुजरात इसका बिल्कुल सही उत्तर है, जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 29, और प्रश्न संख्या 29 कहता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका ये आपसे पूछ रहा है कि गहन मिशन इंद्रधनुष 2.0 दूसरा चरण इसका कहाँ शुरू किया गया है। तो मिशन इंद्रधनुष 2.0 इसका दूसरा चरण कहाँ शुरू किया गया है, तो ये शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में मिशन इंद्रधनुष 2.0। जो लोग यूपी में रहते होंगे उन्होंने जगह जगह पर इसके बैनर भी लगे देखे होंगे जिस पे लिखा होगा मिशन इंद्रधनुष 2.0 करके, और उस पर योगी आदित्यनाथ जी की बड़ी सी आपने तस्वीर भी देखी होगी। तो ये एक टीकाकरण प्रोग्राम है जिसके तहत महिलाओं और बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा, और इसमें जो नई चीज़ों को ऐड किया गया है उसमें पोषण से संबंधित कुछ तथ्यों को भी ऐड किया गया है कि जो भी महिलाएं हैं जिन्होंने बच्चों को जन्म दिया है और जो नए छोटे छोटे बच्चे हैं उनके पोषण को ध्यान में रखते हुए इसे 2.0 बोला गया है। तो मिशन इंद्रधनुष पहले भी लॉन्च किया गया था, लेकिन ये एक उसका लेटेस्ट वर्जन आप कह सकते हैं कि 2.0 नाम से लॉन्च किया गया, जिसमें और भी कई सारी चीज़ों को ऐड किया गया है। टीकाकरण के साथ साथ अब पोषण को भी इसमें ऐड किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 कहता है विश्व यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2019 में भारत की रैंक क्या रही। तो इसका ये रैंक, जो कुछ रैंक ऐसी होती हैं जो दिसंबर के माह में आती हैं, लास्ट में या नवंबर में आती हैं, तो अब जो इसका नया वर्जन होगा वो जाहिर सी बात है 2020 के दिसंबर या नवंबर में ही आएगा। तो इसीलिए अभी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, आपसे ये पूछा जा सकता है। तो विश्व यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2019 में भारत की रैंक क्या रही, तो इसमें जो भारत की रैंक रही है वो रही है 34। भारत इसमें 34वें नंबर पर रहा है। पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में भारत 34वें नंबर पर रहा है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 31। प्रश्न संख्या 31 कहता है कि जोरान मिलानोविक कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं। जोरान मिलानोविक कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो ये चुने गए हैं क्रोएशिया के राष्ट्रपति। जाग्रेब यहाँ की राजधानी है, तो क्रोएशिया के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं, जोरान मिलानोविक यहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं। वीडियो को अभी भी अगर आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि सभी को ज़रूरत है पिछले 6 महीने के रिवीजन की। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सरबजीत कौर, जिनको नाडा ने 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है, किस खेल से संबंधित हैं। तो नाडा ने इनको प्रतिबंधित कर दिया है, तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है, ये भारत में काम करती है, और इसकी एक इंटरनेशनल एजेंसी भी है जिसको वाडा बोलते हैं। तो फिलहाल भारत में इनको प्रतिबंधित किया गया है, वो भी 4 साल के लिए। तो सरबजीत कौर पूछा जा रहा है कि किस खेल से संबंधित है, तो ये संबंधित है भारोत्तोलन से। भारोत्तोलन से। और नाडा क्यों प्रतिबंधित करती है, क्योंकि कई बार जब खिलाड़ियों का टेस्ट होता है तो इनको डोपिंग के मामले में लिप्त पाया जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में इनको बैन कर दिया जाता है कि कुछ सालों के लिए। कई बार ऐसे भी लोग होते हैं जो गलती से फंस जाते हैं, एक खिलाड़ी के साथ ऐसा हुआ भी था, तो बाद में फिर उन पर से वो बैन हटा भी दिया जाता है। तो फिलहाल इसका जो सही उत्तर है वो है सरबजीत कौर। सरबजीत कौर इसका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 33। प्रश्न संख्या 33 कहता है कि सहयोग काइजिन का 19वां संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ। सहयोग काइजिन के 19वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ,
तो ये आयोजन हुआ है चेन्नई तट पर। चेन्नई तट पर सहयोग काइजिन का 19वां संस्करण आयोजित किया गया है। और आप देखेंगे कि कोविड-19 की वजह से जितने भी अभ्यास होते हैं, वैसे तो बहुत सारे अभ्यास होते हैं, लेकिन सारे के सारे रद्द चल रहे हैं। तो जब परिस्थितियां उभरेंगी तो सहयोग काइजिन का 20वां संस्करण का आयोजन भी किया जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए 19वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो चेन्नई तट पर ये आयोजित किया गया है सहयोग काइजिन। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 34, जो कि कहता है IDA की 6th मीटिंग की अध्यक्षता किसने की? IDA की 6th मीटिंग की अध्यक्षता पूछ रहे हैं कि किसने की? तो ये अध्यक्षता की गई है अमित शाह जी के द्वारा। जनवरी में ये मीटिंग आयोजित हुई थी, जिसकी अध्यक्षता अमित शाह जी ने की थी। अब ये IDA क्या है? IDA है आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी, इसको बोलते हैं IDA। तो ये इसकी एक 6th मीटिंग थी, जिसकी अध्यक्षता अमित शाह जी ने की, और इसमें 26 द्वीपों की पहचान की गई है जो पर्यटन को बढ़ावा देंगे। तो ऐसे 26 द्वीप चुने गए हैं जो पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा देंगे, इसी वजह से ये मीटिंग की गई थी। ये आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी से संबंधित है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रश्न संख्या 35, जो कि कहता है SCO के द्वारा भारत के किस अजूबे को SCO के 8वें अजूबों में शामिल किया गया है? तो SCO संघाई कॉपरेशन की जो ये मीटिंग रहती है, इसमें पूछा जा रहा है कि भारत के कौन से अजूबे को इसमें शामिल किया गया है SCO के अजूबों में। तो भारत में जो शामिल किया गया, क्योंकि ताजमहल को तो शामिल नहीं कर सकते, ताजमहल तो पहले से ही विश्व विरासत बना हुआ है, इतनी बड़ी हमारी धरोहर है, और भारत के दुनिया के 8-7 अजूबों में से एक है, तो ये तो नहीं है। फिलहाल जो इसका सही उत्तर है वो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, जो कि SCO के 8 अजूबों में शामिल किया गया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा है, और ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे प्रश्न संख्या 36, जो कि कहता है कि अपना यूरिया सोना उगले का लोगो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? अपना यूरिया सोना उगले का लोगो, जो लोगो होता है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लोगो लॉन्च किया है DV सदानंद गौड़ा। इसमें क्या होता है कि एक यूरिया से संबंधित है कि एक इस ऐसी प्रकार की यूरिया का किसानों को प्रयोग करना बताया जाए, ताकि जो खेतों में फसल उगे वो अच्छी भी हो और फसल नुकसान भी ना करे। तो इस तरीके से कि किस प्रकार की यूरिया का हमको और कितनी मात्रा में हमें उसका प्रयोग करना है, ये सारी से संबंधित है कि अपना यूरिया सोना उगले। इसके लिए एक लोगो लॉन्च किया गया है, ऐसा गोल करके है, फिर इसमें ऐसे गेहूं की बालियां जैसी बनी हुई हैं, इस तरीके से ये लोगो ऐसा इनका ग्रीन कलर का लॉन्च किया गया है DV सदानंद गौड़ा जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, तो प्रश्न संख्या 37 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 37 कहता है कि भारतीय डाक विभाग द्वारा किस पूर्व फुटबॉलर का स्मारक टिकट जारी किया गया है? तो भारतीय डाक विभाग के द्वारा वो कौन सा पूर्व फुटबॉलर है जिनका स्मारक टिकट जारी किया गया है? तो इनका नाम है चूनी गोस्वामी। चूनी गोस्वामी इनका नाम है, जिनके नाम का कह सकते हैं कि एक स्मारक टिकट जारी किया गया है। आप टिकट देखते रहते होंगे कि लगाए जाते हैं इस तरीके से, और उन पर किसी ना किसी की मतलब फोटो रहती है, जैसे सुभाष चंद्र बोस जी की या गांधी जी की। तो वही टिकट इनके चूनी गोस्वामी जी के नाम पर एक टिकट जारी किया गया है। ये पहले पूर्व फुटबॉलर रहे हैं, और मोहन बागान क्लब की तरफ से ये खेलते थे। मोहन बागान क्लब की तरफ से ये खेलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 38। प्रश्न संख्या 38 कहता है व्यापार एवं निवेश पर आयोजित भारत नॉर्वे वार्ता का पहला सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो व्यापार मतलब किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं और किस तरीके से हम निवेश कर सकते हैं, उस पर कुछ वार्ता करने के लिए भारत और नॉर्वे के बीच में ये एक सत्र का आयोजन किया गया है, और यह पहला सत्र है। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है, क्योंकि भारत की जो कैपिटल है वो है नई दिल्ली, और अगर हम नॉर्वे की कैपिटल की बात करें तो वह है ओस्लो। ओस्लो नॉर्वे की कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्न संख्या 39 क्वेश्चन कहता है कि भारत का पहला मॉडल खेल गांव कौन बने हैं? भारत के पहले मॉडल खेल गांव
कौन चुने गए हैं? तो जो इसका सही उत्तर है वो है बहादुरपुर और खीरी वीरान। इनका नाम है बहादुरपुर और खीरी वीरान, ये इनका सही नाम है। और मॉडल खेल गांव में इनका चयन किया गया है और ये उत्तर प्रदेश के गांव हैं, उत्तर प्रदेश के गांव हैं जिनका चयन मॉडल खेल गांव के रूप में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 40। प्रश्न संख्या 40 कहता है कि 10वें विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2020 CLIX स्थिरता शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 10वें विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन, क्योंकि भविष्य के लिए भी हमें ऊर्जा बचा के रखनी है, तो उससे संबंधित एक शिखर सम्मेलन का आयोजन CLIX स्थिरता शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आयोजन किया गया है UAE अबू धाबी में, UAE अबू धाबी में इसका आयोजन किया गया है। UAE संयुक्त अरब अमीरात, जिसकी राजधानी है अबू धाबी, यहाँ पर ये आयोजन किया गया है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न संख्या 41 कहता है कि वज्र प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये सारे जनवरी से संबंधित प्रश्न हैं और एक एक प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कि सोचिए कि जनवरी का इतना सारा करंट अफेयर, जिसमें से मैंने आपके लिए 100 ऐसे स्पेशल क्वेश्चंस चूज़ किए हैं जो सच में एग्जाम्स में पूछे ही जा सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 41 कहता है कि वज्र प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये वज्र प्लेटफॉर्म जो लॉन्च किया गया है वो NPCI के द्वारा लॉन्च किया गया है। NPCI जिसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा ये वज्र प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 42 कहता है कि मध्य प्रदेश का लता मंगेशकर पुरस्कार 2018 का किसे दिया गया है? यहाँ पर आप वर्ष का ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक साथ 2017-18 दोनों का दिया गया था। तो आपसे पूछा जा रहा है मध्य प्रदेश का लता मंगेशकर पुरस्कार 2018 का किसे दिया गया है? तो 2018 का ये पुरस्कार दिया गया है कुलदीप को, जो कि संगीत निर्देशक हैं। कुलदीप है इनका नाम और ये संगीत निर्देशक है, इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र भी लता मंगेशकर जी के नाम पर पुरस्कार देता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पर आपसे मध्य प्रदेश के सेंस में प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 43। प्रश्न संख्या 43 कहता है इंग्लैंड और वेल्स की अदालतों में क्वीन का वकील किसे नियुक्त किया गया है? जनवरी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न अगर पूछा जाएगा तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि इंग्लैंड और वेल्स की अदालतों में क्वीन का वकील किसको नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है हरीश साल्वे जी को। हरीश साल्वे जी को क्वीन का वकील नियुक्त किया गया है इंग्लैंड और वेल्स की अदालतों में, और ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, तो इनका नाम आपको याद रखना है, हरीश साल्वे जी को। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 44। प्रश्न संख्या 44 कहता है कि राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के तहत जल दक्षता सर्वेक्षण में कौन सा राज्य सबसे आगे रहा है? जल दक्षता सर्वेक्षण की बात हो रही है और ये राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के तहत जल दक्षता सर्वेक्षण किया गया था, जिसमें जो राज्य सबसे आगे रहा है उसका नाम है गुजरात। एक बार फिर गुजरात आपके सामने आ गया। तो मैंने बताया जनवरी में गुजरात थोड़ा चर्चा में ज़्यादा बना रहा, तो गुजरात इसका सही उत्तर है, जो कि जल दक्षता सर्वेक्षण में टॉप पर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 45। प्रश्न संख्या 45 कहता है कि रामनाथ कोविंद ने कहाँ पर पहले सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का शिलान्यास किया है? ये सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का शिलान्यास पंडित रामनाथ कोविंद, जो कि भारत के राष्ट्रपति हैं, इनके द्वारा किया गया है। और ये कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है कावारत्ती, जो कि लक्षद्वीप में है। तो कावारत्ती में ये सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का शिलान्यास किया गया है रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 46। 46 क्वेश्चन कहता है कि पहली कृषि मंथन 2020 की शुरुआत कहाँ से हुई? पहली कृषि मंथन 2020 की शुरुआत कहाँ से हुई? तो ये हुई है अहमदाबाद गुजरात से। एक बार फिर गुजरात हमारे सामने आ चुका है। अहमदाबाद गुजरात से पहली कृषि मंथन 2020 की शुरुआत की गई। अहमदाबाद गुजरात की अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव गुजरात, और इसके अलावा अभी मैंने जो बताया आपको, एक इससे पहले प्रश्न आया था कि गुजरात ही उसका सही उत्तर था। जो जल दक्षता रिपोर्ट आई थी उसमें भी गुजरात ही टॉप पर रहा था। ये जल दक्षता सर्वेक्षण में भी गुजरात टॉप पर रहा।
और पतंग जो महोत्सव मनाया गया वो भी गुजरात में मनाया गया। पहली कृषि मंथन 2020 की शुरुआत भी गुजरात से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 47 जो कि कहता है कि 8वें विश्व पुस्तक मेला 2020 का उद्घाटन नई दिल्ली में किसके द्वारा किया गया? तो 8वां विश्व पुस्तक मेला, इसका आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। इसके अलावा इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया है रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा। इसका उद्घाटन जिन्होंने किया उनका नाम है रमेश पोखरियाल निशंक जी, जो कि पहले इन्हें कहा जाता था मानव संसाधन विकास मंत्री, परंतु अब इस मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया है, तो अब ये शिक्षा मंत्री के नाम से बताए जाते हैं। तो रमेश पोखरियाल निशंक जी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 48। प्रश्न संख्या 48 कहता है कि ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा? ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स, तो इस इंडेक्स में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का कौन सा स्थान रहा ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020। तो भारत की अगर हम स्थान की बात करें तो इस इंडेक्स में ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में भारत 76वें स्थान पर रहा। 76th पोजीशन जो रही थी वो भारत की रही थी ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में। अगर हम टॉप पर बात करें तो टॉप पर कौन रहा? डेनमार्क इस इंडेक्स में टॉप पर रहा और जारी की जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो होता है वो इस इंडेक्स को जारी करता है, जिसमें डेनमार्क टॉप पर रहा और भारत 76वें स्थान पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 49 क्वेश्चन कहता है कि उच्चतम ऑस्ट्रेलियाई नागरिक सम्मान प्राप्त करने वाले चौथे भारतीय का नाम। ये हाईएस्ट ऑस्ट्रेलियाई नागरिक सम्मान है जो कि प्राप्त करने वाले चौथे भारतीय का नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो ये सम्मान मिला है किरण मजूमदार शॉ जी को। किरण मजूमदार शॉ जी को ऑस्ट्रेलियाई नागरिक सम्मान, जो कि वहाँ का हाईएस्ट नागरिक सम्मान है, वो मिला है और ये चौथी भारतीय बन गई हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 50। प्रश्न संख्या 50 कहता है कि तीरंदाजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने? तीरंदाजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के हेड आपसे पूछा जा रहा है कि कौन बने? तो ये इस एसोसिएशन के जो हेड बने हैं वो बने हैं अर्जुन मुंडा जी। अर्जुन मुंडा जी इस एसोसिएशन के हेड चुने गए हैं। अर्जुन मुंडा जनजातीय मामलों के ये मंत्री हैं वर्तमान में, और खूंटी झारखंड इनकी सांसद, खूंटी झारखंड से ये सांसद हैं। इसके अलावा हम बात करें प्रश्न संख्या 51 की, तो प्रश्न संख्या 51 कहता है कि भारत में SLBM-K4 का सफलतापूर्वक परीक्षण किस तट से किया गया? भारत में SLBM-K4 का सफलतापूर्वक परीक्षण किस तट से किया गया? तो ये जिस तट से किया गया उसका नाम है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम से इसका परीक्षण किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 52 कहता है कि पुरुषों की T20 मैच में पहली महिला थर्ड अंपायर कौन बनी है? तो ये पुरुषों के मैच की T20 ये मैच में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई महिला थर्ड एम्पायर चुनी गई हैं। तो इनका नाम आपसे पूछा जा रहा है कि ये कौन बनी है? तो ये है जैकलीन विलियम्स। जैकलीन विलियम्स इनका सही नाम है और जमैका से ये बिलोंग करती हैं। ये जमैका की हैं जिनका नाम है जैकलीन विलियम्स। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 53। प्रश्न संख्या 53 कहता है कि राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस कब मनाया गया? राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस मनाया गया 19 जनवरी 2020 को। 19 जनवरी 2020 को हमने मनाया राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस। 4 जनवरी को हमने देखा था ब्रेल दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 54। प्रश्न संख्या 54 क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है? ये कहता है कि नई दिल्ली में NIC टेक कॉन्क्लेव 2020 के दूसरे संस्करण का आयोजन किसके द्वारा किया गया? नई दिल्ली में NIC टेक कॉन्क्लेव 2020 के दूसरे संस्करण का आयोजन आपसे पूछा जा रहा है कि किनके द्वारा किया गया? तो टेक कॉन्क्लेव का आयोजन जो किया गया वो रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा नई दिल्ली में किया गया। रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा ये टेक कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया और ये इसका दूसरा संस्करण था। NIC की फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर, इसकी सही फुल फॉर्म है नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर। नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर, यहाँ पर C होगा, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई? प्रश्न संख्या 55 आपसे पूछा जा रहा है वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई? वर्ल्ड बैंक थोड़ा चर्चा में रहा था जनवरी माह में, तो आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई? वर्ल्ड बैंक की स्थापना की बात करें तो 1944 में इसकी स्थापना
हुई थी। 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि कृषि पट्टे पर देने की नीति को, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कृषि पट्टे पर देने की नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो वो कौन सा राज्य है जो भारत का पहला राज्य बन गया है जो कृषि को, मतलब जो भूमि रहती है कृषि की भूमि, उसको पट्टे पर देगा? तो आप इसका जो सही उत्तर है वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने कृषि पट्टे पर देने की, मतलब जो उसकी क्षेत्र होता है उसको पट्टे पर देने की व्यवस्था की शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न संख्या 57। प्रश्न संख्या 57 कहता है कि भारतीय नौसेना ने अपतटीय डेटा के लिए समझौते ज्ञापन पर किसके साथ हस्ताक्षर किए हैं? भारतीय नौसेना ने अपतटीय डेटा के लिए समझौता ज्ञापन पर किसके साथ हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हस्ताक्षर इसने किए हैं भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग के साथ। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग के साथ में अपतटीय डेटा के लिए ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 58। प्रश्न संख्या 58 है कि भारत का ऐसा पहला एयरपोर्ट जो विकलांग विमान वसूली उपकरण प्राप्त करेगा। भारत का ऐसा पहला एयरपोर्ट जो विकलांग विमान वसूली एयरपोर्ट प्राप्त करेगा, तो ये कौन सा एयरपोर्ट बन गया है? इस एयरपोर्ट का नाम है बेंगलुरु एयरपोर्ट, जो कि भारत का ऐसा पहला एयरपोर्ट है जो विकलांग विमान वसूली उपकरण प्राप्त करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस देश को रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी घोषित किया गया है? रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी घोषित किया गया है भारत द्वारा किस देश को? तो ये देश बन गया है यूएई। यूएई ऐसा देश बन गया है जिसको भारत ने रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी घोषित किया है। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या होता है? तो इसके तहत क्या होता है कि मतलब अगर ये कुछ न्यायालय से संबंधित है कि अगर विदेश में भी जैसे यूएई में कोई मामला हुआ है या वहाँ से संबंधित है, किसी भारतीय पे चलाया जा रहा है, तो कुछ ऐसा होता है कि इसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है जो भारत के उच्च न्यायालय है वहाँ पर। तो इस तरीके से ये इससे संबंधित है, ये न्याय से संबंधित है। और ट्रांसफ़र जो कि किसी भी निर्णय को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, बदला जा सकता है, उससे संबंधित है। तो ये यूएई को ऐसा रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 60। प्रश्न संख्या 60 है, चैंपियंस ऑफ चेंज 2019 अवार्ड किसको दिया गया? चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड 2019 किसको दिया गया? तो ये अवार्ड दिया गया है हेमंत सोरेन जी को। हेमंत सोरेन जी को ये अवार्ड दिया गया है और किसके द्वारा दिया गया है? तो प्रणब मुखर्जी जी के द्वारा, जो कि पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, उनके द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा अगर हम हेमंत सोरेन जी की बात करें तो वर्तमान में झारखंड के ये मुख्यमंत्री हैं और दुमका बहरेत सीट से सांसद हैं। दुमका बहरेत सीट से ये सांसद हैं, तो इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो दुमका बहरेत है जो कि झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 61। ऑस्ट्रेलिया में 27वीं WTA होबार्ट इंटरनेशनल ट्रॉफी 2020 आपसे पूछा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में 27वीं WTA होबार्ट इंटरनेशनल ट्रॉफी 2020 का युगल खिताब किस भारतीय ने जीता? क्योंकि ये युगल खिताब एक भारतीय ने जीता और एक बहुत लंबे समय के बाद जीता है, तो इसीलिए ये प्रश्न हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसे आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में डाल लीजिए। तो ये जो जीता है खिताब, ये जीता है सानिया मिर्ज़ा जी ने। इन्होंने अपनी इनकी शादी हुई, जिसके बाद इन्होंने थोड़े कुछ समय के लिए खेलना बंद कर दिया। फिर उसके बाद काफ़ी लंबे समय के बाद इन्होंने वापसी की है और वापसी के बाद इन्होंने ये होबार्ट इंटरनेशनल ट्रॉफी 2020 युगल का खिताब जीता है। तो इसीलिए ये प्रश्न हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि पहला वैश्विक मेगा विज्ञान प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया? पहला वैश्विक मेगा विज्ञान प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये वैश्विक मेगा विज्ञान प्रदर्शनी के उद्घाटन की अगर हम बात करें तो ये नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया। नई दिल्ली इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 63। भारत में जानवरों के लिए पहला युद्ध स्मारक कहाँ बनाया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कि भारत में जानवरों के लिए पहला युद्ध स्मारक कहाँ बनाया गया? तो जो भी जानवर जो भी शहीद हो जाते हैं युद्ध में, उनसे संबंधित है ये, उनके लिए एक स्मारक बनाया गया है। तो ये कहाँ बनाया गया है? मेरठ उत्तर प्रदेश में ये स्मारक बनाया गया है, जानवरों के लिए बनाया गया है। पहला युद्ध स्मारक मेरठ उत्तर प्रदेश में।
नेक्स्ट प्रश्न संख्या 64। प्रश्न संख्या 64 कहता है कि राजस्थान के जयपुर में कौन सा जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन अशोक गहलोत द्वारा किया गया। तो आपसे इसका संस्करण पूछा जा रहा है कि इसका संस्करण कौन सा है ये जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का। तो अगर हम इसके संस्करण की बात करें तो 13वां संस्करण है ये जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का, जिसका आयोजन राजस्थान के जयपुर में हो रहा है, जिसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, और अशोक गहलोत द्वारा यहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया। अच्छा, पिंक सिटी से आपको लगता होगा कि पूरा शहर गुलाबी है, ऐसा नहीं है, लेकिन अब ऐसा सरकार के द्वारा करने के लिए कहा गया है कि लोगों से कहा गया है कि जो पुराना जयपुर है उसको, उसमें जितने भी घर बने हुए हैं उनको गुलाबी ही रखा जाएगा। ऐसा एक नियम वहाँ पर बनाया गया है क्योंकि उसकी पहचान है गुलाबी। तो कहा जा रहा है कि वहाँ पर अगर लोग अपने हिसाब से अपने घर को मतलब पेंट करा लेंगे तो फिर जो पिंक सिटी की पहचान है वो खत्म हो जाएगी। तो ऐसा भी किया गया है, वहाँ पर एक रूल बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रश्न संख्या 65। प्रश्न संख्या 65 कहता है कि स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच में भारत की ओर से किसने भाग लिया है। तो विश्व आर्थिक मंच की ये बैठक हुई थी जिसमें, जो कि स्विट्जरलैंड के दावोस में हुई थी। तो आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की ओर से इसमें किसने भाग लिया है। तो भारत की ओर से जिसने इसमें भाग लिया है उनका नाम है मनसुख मंडाविया। मनसुख मंडाविया जी ने इस मीटिंग में, विश्व आर्थिक मंच की ये जो मीटिंग हुई थी, इसमें भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 66 कहता है 66 क्वेश्चन, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्थान क्या रहा। आपसे पूछा जा रहा है कि इस जो इंडेक्स में, भ्रष्टाचार की जो इंडेक्स आई है, इसमें भारत कौन से वे स्थान पर रहा है। तो भारत की स्थिति बहुत बेकार रही है। इसमें बिल्कुल निचले आप देख सकते हैं कि 80वें स्थान पर भारत रहा है। तो भ्रष्टाचार भारत में एकदम भरा हुआ है, चारों तरफ आपको देखने को अपने आसपास मिल जाएगा। तो भ्रष्टाचार इंडेक्स में भारत की स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब है और ये 80वें स्थान पर पहुँच गया है। इसके अलावा अगर हम टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो वही कंट्रीज़ जो हमेशा टॉप करती हैं, जिनका नाम है डेनमार्क और न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड और डेनमार्क दोनों ने संयुक्त रूप से एक साथ इस टॉप किया है कि दोनों पहले नंबर पर हैं, दोनों इस इंडेक्स में पहले नंबर पर हैं। और अगर हम देखें जारी कौन करता है ये इंडेक्स जो है, ये जारी कौन करता है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जर्मनी की ये संस्था है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये जर्मनी की संस्था है जिसके द्वारा ये भ्रष्टाचार सूचकांक जारी किया जाता है। भारत इसमें 80वें स्थान पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न संख्या 67 67 क्वेश्चन कहता है कि स्तनपान कराने वाली महिलाओं के समर्थन में कौन सा देश शीर्ष पर रहा। स्तनपान कराने वाली महिलाओं के समर्थन में इसमें देखा गया कि वो कौन सा देश है जहां की महिलाएं बच्चों को सबसे ज़्यादा स्तनपान कराती हैं और उसका समर्थन भी करती हैं कि वो ही सबसे ज़्यादा बेहतर है बच्चों के लिए, तो उसका समर्थन भी करती हैं। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा देश इसमें शीर्ष पर रहा। तो ये है हमारा पड़ोसी देश जिसका नाम है श्रीलंका। ये शीर्ष पर रहा, इस इंडेक्स में ये शीर्ष पर रहा है। और अगर हम स्तनपान सप्ताह की बात करें तो 1 अगस्त से लेकर के 7 अगस्त तक हम क्या मनाते हैं, स्तनपान सप्ताह मनाते हैं। और ये अगस्त माह ही चल रहा है, तो आपके लिए ये भी इम्पॉर्टेंट हो गया और ये भी इम्पॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट 68 पे क्या है कि किस देश ने दुनिया का सबसे छोटा सिक्का जिसका मान है 1/4 स्विस फ्रैंक, आप इसे कह सकते हैं कि 1/4 स्विस फ्रैंक इसका मान है, ये किस देश के द्वारा जारी किया गया है। और ये देश का सबसे छोटा सिक्का है, पूरे मतलब कह सकते हैं दुनिया का सबसे छोटा सिक्का है और ये जारी किया गया है स्विट्जरलैंड के द्वारा। तो स्विट्जरलैंड की आपको मुद्रा भी पता चल गई कि क्या है यहाँ की मुद्रा, स्विस फ्रैंक। तो स्विस फ्रैंक में ही ये 1/4 स्विस फ्रैंक का ये जो मान के साथ में सबसे छोटा सिक्का जारी किया गया है। इस सिक्के पर आइंस्टाइन की फ़ोटो भी बनी हुई है। तो मतलब इतना छोटा सा सिक्का और उस पर अल्बर्ट आइंस्टाइन की फ़ोटो भी बनी हुई है और उसका मान है 1/4 स्विस फ्रैंक के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 क्वेश्चन कहता है कि किस बैंक ने ऑल इन वन ऐप आधारित बहुभाषी ऐप लॉन्च की। तो वो कौन सी बैंक है जिसने ऑल इन वन ऐप आधारित बहुभाषी ऐप लॉन्च की है, कि मतलब अब आप इसमें मतलब कोई भी जानकारी चाहेंगे तो इसमें बहुत सारी भाषाएं हैं जिन पर इस ऐप के माध्यम से आप जानकारी ले सकते हैं। तो ये ऐसा करने वाली बैंक का नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो ये बैंक है सिटी यूनियन बैंक। सिटी यूनियन बैंक इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन
प्रश्न संख्या 70, ICCW राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार, ICCW राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार 2019 के लिए कितने बच्चों को चुना गया? तो 2019 में जो भी बच्चे जिन्होंने कोई बहादुरीपूर्ण कार्य किया उनको इस अवार्ड के लिए चुना जाता है। और 26 जनवरी को ये अवार्ड, मतलब उससे पहले ही, पर 26 जनवरी को एक तरीके से देखा जाए इन्हें सम्मानित किया जाता है गणतंत्र दिवस समारोह पे। तो राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें ये पुरस्कार दिए जाते हैं। तो इनमें इस बार जो बच्चों को चुना गया था वो कुल बच्चों की संख्या थी 22 बच्चों को चुना गया था। और ICCW की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर। इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर इसकी फुल फॉर्म रही थी। नेक्स्ट 71 पे है द्वितीय राष्ट्र सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये कि द्वितीय सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? ये दो कैटेगरी में दिया जाता है, एक तो किसी संस्था को और दूसरा व्यक्तिगत, मतलब एकल रूप से किसे दिया गया, व्यक्तिगत तौर पर किसे दिया गया और संस्था के रूप में किसे दिया गया। तो व्यक्तिगत रूप में आपसे पूछा जा रहा है कि किस व्यक्ति को ये पुरस्कार दिया गया है। तो ये सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार इस वर्ष दिया गया है कुमार मुन्नन सिंह जी को। इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है आपदा प्रबंधन पुरस्कार कुमार मुन्नन सिंह को। अगर हम संस्था की बात करें तो संस्था में ये दिया गया है DMMC, जिसकी फुल फॉर्म है डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर। डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर, इसको ये पुरस्कार दिया गया है संस्था में। और अगर व्यक्तिगत तौर पर देखा जाए तो कुमार मुन्नन सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 72 जो कि कहता है कि भारत का पहला ई-वेस्ट क्लिनिक कहाँ खोला गया है? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न में आप रखिए कि भारत का पहला ई-वेस्ट क्लिनिक कहाँ खोला गया है? तो ये क्लिनिक खोला गया है भोपाल में। भोपाल में ये ई-वेस्ट क्लिनिक खोला गया है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? जनवरी माह में हम राष्ट्रीय बालिका दिवस सेलिब्रेट करते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि हम किस दिन को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं? तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी, 4 जनवरी को क्या देखा था? ब्रेल दिवस देखा था। और 24 जनवरी को क्या आ गया? 24 जनवरी को आ गया राष्ट्रीय बालिका दिवस। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन 74वां क्वेश्चन कहता है कि किस देश को भारत द्वारा 72 घंटे में रूबेला और मीजल्स की 30,000 वैक्सीन मुहैया कराई गई? तो भारत ने क्या हुआ कि मात्र 72 घंटे में रूबेला और मीजल्स की 30,000 वैक्सीन इस देश को मुहैया कराई। तो ये देश जो बन गया है वो है मालदीव। जबकि मीजल्स को मालदीव ने 2017 की बात है कि मालदीव ने मीजल्स मुक्त स्वयं को घोषित कर दिया था। पर फिर बाद में क्या हुआ कि यहाँ पर फिर से मीजल्स के केसेस देखे गए। तो उसके बाद अचानक से इन्हें वैक्सीन की ज़रूरत पड़ी। तो इन्होंने भारत से मदद मांगी और भारत ने मात्र 72 घंटों में ये मालदीव को रूबेला और मीजल्स की 30,000 वैक्सीन उपलब्ध भी करा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 75। प्रश्न संख्या 75 कहता है कि ई पासपोर्ट लॉन्च करने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन बन गया है? तो ई पासपोर्ट लॉन्च करने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये देश बन गया है बांग्लादेश। बांग्लादेश वो पहला देश है जिसने ई पासपोर्ट लॉन्च किया है और ये दक्षिण एशिया का पहला देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 76। प्रश्न संख्या 76 है, कहता FATE-1 अपनी किस लिस्ट में पाकिस्तान को रखा? तो ये एक लिस्ट है FATE की। तो इसमें पूछा जा रहा है कि इसने अपनी लिस्ट में पाकिस्तान को कहाँ पर रखा हुआ है? तो पाकिस्तान को इन्होंने रखा हुआ है ग्रे लिस्ट में। ग्रे लिस्ट में रखने का रीज़न क्या है कि एक इंडेक्स होती है, इसमें जो भी देश ऐसा लगता है कि आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हैं या उनको सहायता दे रहे हैं, जो भी आतंकवादी संगठन है उन्हें, तो ऐसी जो देश होते हैं उनको 2 लिस्ट बनाई गई हैं। तो एक ग्रे लिस्ट बनाई गई है और एक ब्लैक लिस्ट बनाई गई है। तो ग्रे लिस्ट में डालने का मतलब है कि उनको चेतावनी दी जा रही है कि आप ऐसा करना छोड़ दें, अन्यथा आपकी जो भी आर्थिक मदद जो भी देश करते हैं, जो भी संस्थाएं करती हैं, वो बंद कर देंगे। और ब्लैक लिस्ट में डालने का मतलब है कि ब्लैक लिस्ट में पड़ने के बाद उस देश की कोई भी देश मदद नहीं करेगा, कोई भी संस्था उसे किसी भी रूप से आर्थिक मदद नहीं करेगी। तो फिलहाल पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में बना हुआ है
और सिर्फ चीन की मदद के कारण ये ब्लैक लिस्ट में नहीं जा पा रहा है। भारत निरंतर प्रयास कर रहा है कि वो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डालना चाहता है, परंतु चाइना मदद करता रहता है और जिसकी वजह से ये ग्रे लिस्ट में बना हुआ है, मतलब चेतावनी इसे दी जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 77। प्रश्न संख्या 77 कहता है कि वर्ल्ड बैंक ने भारत के किस राज्य में कृषि और ग्रामीण परिवर्तन योजना के लिए 210 मिलियन डॉलर का ऋण उपलब्ध कराया है। तो कह रहे हैं कि वो कौन सा राज्य है जिसको वर्ल्ड बैंक ने 210 मिलियन डॉलर का ऋण दिया है, वो भी क्यों? राज्य में कृषि और ग्रामीण परिवर्तन योजना के लिए। तो 210 मिलियन डॉलर का ऋण किसे दिया है? महाराष्ट्र को दिया है। महाराष्ट्र को ये 210 मिलियन डॉलर का ऋण दिया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, जिसकी स्थापना 1944 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 78 78। FEM फैमबोसा इसे बोला जाता है, FEMBOSA। फैमबोसा का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो फैमबोसा का नया अध्यक्ष जो बने हैं वो बने हैं सुनील अरोड़ा, जो कि CEC है भारत के, और सुनील अरोड़ा जी बने हैं फैमबोसा के नए अध्यक्ष। फैमबोसा जो है इसका गठन सार्क देशों द्वारा किया गया है 2012 में। ये सार्क देशों के द्वारा एक गठित किया गया है और 2012 में इसका गठन किया गया है, जिसके हेड अभी जो बन गए हैं वो सुनील अरोड़ा जी जनवरी में नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 79वां क्वेश्चन कहता है कि गजनवी बैलिस्टिक मिसाइल को किसने लॉन्च किया? गजनवी बैलिस्टिक मिसाइल को किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च की गई पाकिस्तान के द्वारा। गजनवी भाई उनके लिए बहुत महान रहे होंगे, इसीलिए उनके नाम पे इन्होंने ये गजनवी बैलिस्टिक मिसाइल का नाम रखा है और ये पाकिस्तान के द्वारा लॉन्च की गई है गजनवी बैलिस्टिक मिसाइल। नेक्स्ट 80वां प्रश्न कहता है बलवा नामक उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? बलवा ये अभी थोड़ा चर्चा में रहा था और ये किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है? तो ये उपन्यास लिखा है मुख्तार अब्बास नकवी जी ने, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी जी, जिनके द्वारा ये बलवा नामक उपन्यास लिखा गया है, मुख्तार अब्बास नकवी। नेक्स्ट क्वेश्चन 81वां क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ये भी इस तरीके के प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं दिन से संबंधित, कि कौन से दिन हम क्या सेलिब्रेट करते हैं किसी भी माह से संबंधित। तो ये मैं अलग से भी करा रही हूँ। अगर आप वीडियो नहीं देख रहे हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट मैंने पूरी बना रखी है, आप जाइए प्लेलिस्ट में और सारे वीडियोज़ को देखिए कि मैंने क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर कराई हैं। तो वो टॉपिक आप देखिए और वहाँ से उन टॉपिक के अंतर्गत जो भी वीडियो मैंने कराई हैं उन्हें पढ़िए, वो सभी कुछ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो 81वां क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस हम मनाते हैं 25 जनवरी को। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 82वां प्रश्न कहता है कि 2022 के नई दिल्ली पुस्तक मेले का मुख्य अतिथि कौन होगा? 2022 में जो नई दिल्ली में पुस्तक मेला का आयोजन किया जाएगा उसका मुख्य अतिथि किसको नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है फ्रांस को। अब इसका नियुक्त करने का मतलब आप सोचेंगे कि क्यों मुख्य अतिथि फ्रांस को बनाया गया? तो इसके पीछे कारण है कि अभी 2020 में पेरिस बुक फेयर हुआ था, जिसका मुख्य अतिथि फ्रांस ने भारत को बनाया था। तो बदले में भारत ने फ्रांस को मुख्य अतिथि अपने 2022 के बुक फेयर के लिए बना दिया। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 83वां प्रश्न कहता है कि 13वें जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में टिफिन के लिए ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर कवर 2020 पुरस्कार किसने जीता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा भी गया है। तो पूछ रहे हैं 13वें जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में टिफिन के लिए ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर 2020 पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है टिफिन के लिए स्नेहा पमनेजा ने, जो कि ग्राफिक डिजाइनर हैं स्नेहा पमनेजा, और जिनको ये ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2020 के लिए मिला है। 84वां प्रश्न क्या कहता है? 84वां प्रश्न कहता है कि पहली बार नवाचार उत्सव का आयोजन किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया? पहली बार नवाचार उत्सव का आयोजन किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया? तो ये किया गया अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा, जिसकी राजधानी है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में इस नवाचार उत्सव का आयोजन किया गया पहली बार किसी राज्य सरकार के द्वारा। 85वां प्रश्न कहता है कि भारत की पहली सुपर फैब लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया? भारत की पहली सुपर फैब लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भारत की पहली सुपर फैब लैब का उद्घाटन जो किया गया है वो किया गया है केरल में। केरल इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। केरल में पहली सुपर फैब लैब का उद्घाटन किया गया है।
नेक्स्ट 86वां प्रश्न क्या कहता है कि 62वें ग्रैमी अवार्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 62वें ग्रैमी अवार्ड 2020 में सबसे अधिक अवार्ड किसने जीते हैं? तो जिसने सबसे ज़्यादा अवार्ड जीते हैं वो जीते हैं विली एलिस। विली एलिस इनका नाम है, विली एलिस, जिन्होंने 62वें ग्रैमी अवार्ड में सबसे ज़्यादा अवार्ड, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर और जो नया एक सदस्य आता है उसके रूप में भी इन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं। बेस्ट एल्बम भी इन्हीं की रही है। तो इस तरीके के बहुत सारे अवार्ड्स विली एलिस ने जीते हैं 2020 के 62वें ग्रैमी अवार्ड में। और ये किससे संबंधित है? तो ये संगीत से संबंधित अवार्ड है। 87वां प्रश्न कहता है कि भारत के 71वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन रहे? भारत का जो 71वां गणतंत्र दिवस समारोह, जो कि हम 26 जनवरी को मनाते हैं, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि गणतंत्र दिवस हम कब मनाते हैं या स्वतंत्रता दिवस हम कब मनाते हैं, तो कन्फ्यूज मत होइए। 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं और इस गणतंत्र दिवस समारोह में एक परेड का आयोजन किया जाता है। आप सभी ने कई बार टीवी पर इसका आयोजन देखा होगा। तो उससे पूछा जा रहा है कि इस गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसके जो मुख्य अतिथि थे वो थे जायर बोल्सोनारो। जायर बोल्सोनारो जो कि ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं, ब्राज़ील के ये राष्ट्रपति हैं जायर बोल्सोनारो, और इन्हीं को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था 71वें गणतंत्र दिवस समारोह में। जबकि 70वें की बात करें तो सिरिल रामाफोसा जी को बुलाया गया था, सिरिल रामाफोसा जी को, और ये साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 88वां प्रश्न कहता है कि डिफेंस एक्सपो के 11वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफेंस एक्सपो के 11वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो डिफेंस एक्सपो का ये 11वां संस्करण था, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन, कहाँ इसका आयोजन हुआ? तो वो हुआ लखनऊ में। लखनऊ में, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, यहाँ पर इस डिफेंस एक्सपो के 11वें संस्करण का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 89वां प्रश्न कहता है कि शिव भोजन योजना किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च की गई? शिव भोजन योजना ये खाने से संबंधित थी कि इसमें 10 रुपये में भोजन की पूरी थाली उपलब्ध कराई जाएगी जो कि गरीब लोग हैं उनको। तो 10 रुपये में भोजन, ये योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ये योजना लॉन्च की गई। नेक्स्ट है 90 क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 90 वाला हमारा प्रश्न आ गया है। किस राज्य ने विधान परिषद को खत्म करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? विधान परिषद को ये राज्य जो है वो खत्म करना चाहता है अपने यहाँ से, तो उसके लिए इसने मंजूरी दे दी है इस प्रस्ताव को। तो ऐसा करने वाला ये जो राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश अपने यहाँ से विधान परिषद को खत्म करना चाहता है। इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश जो है वो अपनी 3 राजधानियां भी बनाना चाहता है, एक तो अमरावती, दूसरी कर्नूल और तीसरी विशाखापट्टनम। तो ये चाहता है कि तीनों जो सिटीज़ हैं उनका अच्छे से विकास हो सके, इसलिए ये 3 राजधानियां भी बनाना चाहता है, कोई न्यायिक कोई प्रशासनिक, इस तरह से। तो आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य है जिसने अपने यहाँ से विधान परिषद को समाप्त करने के लिए प्रस्ताव को पारित करने की मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट 91वां प्रश्न कहता है कि भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो कहाँ बनाया जा रहा है? तो भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो जो बनाया जा रहा है वो कोलकाता में बनाया जा रहा है, वो भी हुगली नदी के नीचे। हुगली नदी, कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ शहर है और कोलकाता में हुगली नदी के नीचे से ही ये मेट्रो होकर के गुजरेगी, एक टनल बनाई जा रही है इस तरीके की। तो अंडर वाटर मेट्रो बनाने वाला ये भारत का पहला राज्य कोलकाता बना है। नेक्स्ट 92वां प्रश्न कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव के 13वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव के 13वें संस्करण का आयोजन, तो ये बाल फिल्म महोत्सव की बात करें तो बहुत लोग गोवा, गुवाहाटी और बांग्लादेश में, तीनों ही ऑप्शंस कंफ्यूजिंग है, तीनों ही ऑप्शन। पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि आप रिवीजन कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो जो इसका सही उत्तर है वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश में अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट हम देखेंगे 93वां प्रश्न कहता है कि गणतंत्र दिवस परेड जो 2020 के लिए किसे सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है? तो आपने देखा होगा कि हर राज्य की एक अलग झांकी निकलती है जिसका कुछ अलग अलग थीम रहता है। कोई अपने जो राज्य की संस्कृति दिखाना चाहता है, कोई वहाँ के नृत्य दिखाना चाहता है। तो पूछा जा रहा है कि कौन से राज्य की झांकी सबसे सुंदर थी जिसको सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है? तो ये झांकी थी असम की।
असम की ये झांकी थी। सर्बानंद सोनोवाल जी असम के मुख्यमंत्री हैं, तो यहाँ की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है। 94वां प्रश्न कहता है कि सुनीता चंद्रा, जिनका हाल ही में निधन हो गया, 76 वर्ष की इनकी आयु थी, तो ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं? सुनीता चंद्रा, जिनका 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये पूर्व हॉकी कप्तान रही हैं। ये पूर्व हॉकी कप्तान रही हैं और हॉकी से संबंधित हैं, जिनका निधन 76 वर्ष की आयु में हो गया था। जनवरी माह की बात है। 95वां क्वेश्चन कहता है कि रेलेंटलेस पुस्तक जो है ये किसकी आत्मकथा है? रेलेंटलेस जो पुस्तक है, आपसे पूछा जा रहा है कि किसकी आत्मकथा है, तो ये जो आत्मकथा है यशवंत सिन्हा की आत्मकथा है, रेलेंटलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 क्वेश्चन कहता है कि भारतीय नौसेना ने किस देश में चक्रवाती तूफान से निपटने के लिए ऑपरेशन वनीला शुरू किया? तो आपसे पूछा जा रहा है, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन वनीला किस देश के लिए चलाया गया था, या ऑपरेशन वनीला किससे संबंधित है? तो भारतीय नौसेना से संबंधित है। और ये मेडागास्कर में तूफान आया था, बहुत ही भयंकर, जिसका नाम था आवा तूफान। आवा नामक ये तूफान था। तो आवा नामक तूफान से निपटने के लिए, मेडागास्कर को मदद करने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा ऑपरेशन वनीला ये शुरू किया गया था। इसमें इन्होंने INS एरावत को नियुक्त किया था। INS एरावत की मदद से इन्होंने वहां तक, मेडागास्कर तक पूरी मदद पहुंचाई थी। और ये हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप है मेडागास्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन 97वां क्वेश्चन कहता है कि तीसरे ग्लोबल आलू कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ हुआ? तीसरे ग्लोबल आलू कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ हुआ? तो एक बार फिर जनवरी माह में गुजरात हमारे सामने फिर से आ गया। गांधीनगर गुजरात में आलू कॉन्क्लेव का आयोजन भी किया गया था। तो गांधीनगर गुजरात को आप बिल्कुल याद रख लीजिए जनवरी माह के लिए कि गुजरात में अधिकतर चीज़ों का आयोजन किया गया था। 98 क्वेश्चन है, ये कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र कान्हा शांतिवन कहाँ खोला गया? विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र कान्हा शांतिवन कहाँ खोला गया? तो ये खोला गया है हैदराबाद में। हैदराबाद इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। 99वां क्वेश्चन कहता है कि अल्मा मेटर कोलकाता विश्वविद्यालय द्वारा डी.लिट की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? तो अल्मा मेटर कोलकाता विश्वविद्यालय जिसने डी.लिट की उपाधि दी है, किसको दी है ये उपाधि? तो ये उपाधि दी है अभिजीत बनर्जी जी को, जो कि एक इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्र से संबंधित हैं। और इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला 2019 का। अपनी वाइफ के साथ में इन्होंने ये नोबेल पुरस्कार जीता, जिनका नाम है एस्टर डुफ्लो, और ये भारतीय मूल के हैं। तो इन्हीं को ये डी.लिट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। और आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न संख्या 100 कहता है कि देश में पहली बार सबसे बड़ी वॉक थ्रू एवियरी का उद्घाटन किस जू में किया गया है? देश का पहली बार सबसे बड़ी वॉक थ्रू एवियरी का उद्घाटन किस जू में किया गया है? तो ये किया गया है महाराष्ट्र के बायकुला जू में ये किया गया है वॉक थ्रू एवियरी, जो सबकी सबसे बड़ी है, देश में पहली बार सबसे बड़ी वॉक थ्रू एवियरी। तो ये प्रश्न जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे, आपका मैंने रिवीजन कराने की प्रयास की है। तो कैसे लगे आपको प्रश्न, ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। और ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बने रहिए नेरी स्टडी के साथ। थैंक यू सो मच।